नमस्कार सभी साथियों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैड क्लासेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित हम आपको बताएं कि ये जो बुक दिखाई दे रही है, इस बुक ने आरएसएसबी, राजस्थान अधीनस्थ जो सेवा चयन बोर्ड है, या फिर आरपीएससी, उन दोनों की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न इससे कभी बाहर नहीं पूछे हैं। दोनों बोर्डों ने जब भी इतिहास और संस्कृति को लेकर के प्रश्न पूछा है तो इस किताब से पूछा है। क्लास में ही हम आपके लिए इस किताब के हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो नोट्स तैयार करवाएंगे। बदस्तूर हमारी जो क्लासें हैं यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होती रहेंगी, और पॉइंट टू पॉइंट एक एक चैप्टर के जो भी उसके पार्ट है, उस पार्टों के आधार पे हम आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नोट्स जो भी हैंड रिटन आपके लिए चलती जो हमारी यूट्यूब पर क्लास है उस क्लास में ही आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। सिर्फ आप हमारी जो क्लासें हैं, इन क्लासों को आप अंत तक एक बार ज़रूर देखें। आपके लिए जो कक्षाएं हैं ये बहुत कारगर साबित होंगी। आने वाले निकट भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे आपका राजस्थान परिचालक भर्ती हो, रीट मेंस हो, वनपाल वनरक्षक, जो भी भर्तियां होंगी उन भर्तियों में ये किताब बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब तक हमने आकलन किया है कि आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास और कला संस्कृति के, वो सब इसी बुक से पूछे गए। मैं बात करूं, ये आपको किताब दिखाई दे रही है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति 10th क्लास की ये किताब है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। और इस कंटेंट से हमेशा जो है हूबहू प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय और इतिहास का काल विभाजन, दो टॉपिकों की आज हम यहाँ बात करेंगे। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय और इतिहास का काल विभाजन, इन दो टॉपिकों को लेकर के हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान का जो इतिहास है, उस राजस्थान के इतिहास के एक परिचय को लेकर के। आपको ये जो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए यहीं पर हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो नोट्स आपके लिए तैयार करवा दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं 1949 से पूर्व राजस्थान, उस राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। किसका? भौगोलिक इकाई जो है, उस भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। पॉइंट टू पॉइंट जो लिखोगे 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जो जॉर्ज थॉमस था, उस जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। और वो जो शब्द था, वो शब्द था कौन सा? राजपूताना। कौन सा? राजपूताना जो शब्द है, इस जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। आगे मैं बात करूं 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो लेखक थे कर्नल जेम्स टोड। आगे मैं बात करूं कर्नल जेम्स टोड की, तो जो कर्नल जेम्स टोड हैं, उन कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम जो है राजस्थान या राजस्थान रखा। आगे दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कौन आता है? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपने सुना होगा, इस कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्होंने 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज
इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने, किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने, इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में उन्होंने जो नाम दिया है वो नाम दिया है रायथान। क्या नाम दिया है? एक तो दिया है रायथान और एक जो है वो दिया है कौन सा? राजस्थान। अब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि जो रायथान और राजस्थान जो शब्द हैं वो किन्होंने दिए हैं? कर्नल जेम्स टॉड ने दिए हैं। और उनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। और उस पुस्तक में राजस्थान के दो नाम मिलते हैं, एक का नाम है रायथान और राजस्थान। पहली बार राजस्थान इस पुस्तक में उन्होंने दिया है। आगे मैं बात करूं, स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। आगे मैं बात करूं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो हुआ था 30 मार्च 1949 ईस्वी को। कब हुआ था? वो हुआ था राजस्थान के एकीकरण की अगर मैं बात करूं तो 30 मार्च, कब? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। कब? 30 मार्च 1949 ईस्वी को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ। राजस्थान का क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। और एकीकरण में कुल 19 रियासतें मिलाई गई थी, ये भी मैं आपके लिए बता दूं। और राजस्थान के एकीकरण में ये सर्वसम्मति से 19 जो रियासतें थी उन 19 रियासतों के द्वारा ये क्या कर दिया गया? नाम रख लिया गया। और नाम क्या रखा? नाम रखा क्या? राजस्थान। क्या नाम रखा? राजस्थान। और 30 मार्च 1949 ईस्वी को जो है राजस्थान नाम रख लिया गया सर्वसम्मति से राजस्थान का एकीकरण करते समय। और जो रियासत थी उन रियासतों के द्वारा, टोटल रियासतों की अगर मैं बात करूं तो 19 रियासतें थी राजस्थान में, जिन 19 रियासतों को मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण किया गया। तो यहाँ पर सीधे सीधे सवाल जो है इस पुस्तक से पूछे जाते हैं। ये 3 पॉइंट हैं, आप इनको लिख सकते हैं। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो कर्नल जेम्स टॉड, जो जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, 1829 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में एक शब्द तो दिया रायथान और दूसरा दिया है राजस्थान। आगे मैं बात करूं, 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान का एकीकरण किया जाता है 19 रियासतों को मिलाकर के। और सर्वसम्मति से यह तय कर लिया जाता है कि अब नाम क्या होगा इसका? 19 रियासतों को मिलाकर के राजस्थान नाम रख लिया गया। आगे मैं बात करूं, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मिलते हैं। उनकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उन भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मिलते हैं। कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। कुछ क्षेत्र भौगोलिक दशाओं के आधार पर, तो कुछ वहाँ उन क्षेत्रों में बसी हुई जो जातियाँ थीं उन जातियों के आधार पर जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों की अगर मैं बात करूँ तो जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। किसमें आया है? ऋग्वेद में। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस ऋग्वेद में उल्लेख आया है मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन और आदि। ये क्या हैं? जनपद हैं। मरु जनपद, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही होता है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के जो मरुस्थल है उसके लिए हुआ है। मैं बात करूं आगे, मरु और धन्व दोनों का अर्थ क्या होता है? देखिए,
मैं बात करूं मरु धन्व, इन दोनों के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है मरुस्थल। क्या होता है? एक लाइन तो आपको ये याद रखनी है कि मरु और धर्म का जो अर्थ पूछा गया है वो क्या होता है? मरुस्थल होता है। आगे इसमें एक बात दी हुई है कि मरु और धर्म दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। किसके लिए? जोधपुर जो संभाग है, मरु और धन्व इन दोनों का जो प्रयोग हुआ है जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है वो जोधपुर संभाग के किसके लिए हुआ है? मरुस्थल के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल के लिए हुआ है। आगे क्या दे रखा है? जोधपुर पहले मरु और फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा गया। जोधपुर पहले क्या कहलाता था? मरु, और फिर हो गया मरुवार। इस जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो पहले इसको कहा जाता था मरु, फिर आगे चल के ये हो गया मरुवार, और वर्तमान में जिस नाम से जाना जाता है इसको, उसका नाम है क्या? मारवाड़। क्या नाम है? मारवाड़। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है इसको? जोधपुर को वर्तमान में जाना जाता है मारवाड़ के नाम से। मरु और धन्व दोनों मरुस्थल का के बारे में जाना जाता है कि दोनों का अर्थ मरुस्थल है, और मरु और धन्व जोधपुर संभाग के अंतर्गत जो मरुस्थल था उनके लिए ये प्रयोग किया जाता था। पहले जोधपुर को मरु, फिर मरुवाड़, और फिर बाद में क्या कहा जाने लगा? मारवाड़ कहा जाने लगा। उसके बाद जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, कैर और पीलू आदि होते थे। मैं बात करूं जांगल की, देखिए मैं बात करूं जांगल की, तो जहां पर समी के पेड़ अधिक होंगे वो जांगल होगा, जहां पर कैर के पेड़ अधिक होंगे वो जांगल होगा, और जहां पर बबूल के पेड़ अधिक होंगे वो क्या कहलाएगा? जांगल प्रदेश कहलाएगा। यानी जांगल के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। पहला था समी, दूसरा था कैर, और तीसरा था क्या? बबूल। उसके अलावा बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। एक तो है बीकानेर और एक है क्या? नागौर। जांगल कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एक तो था बीकानेर, और दूसरा जो था वो था नागौर। कौन सा था? एक तो है बीकानेर, एक है नागौर, और इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के जो प्रदेश कहलाता था वो कहलाता था जांगल। और जांगल की जो सीमाएं थी उन सीमाओं के अंतर्गत एक तो समी का पेड़, एक कैर का पेड़ और एक बबूल का पेड़ आपको दिखाई दिया जाता था, तो वो जांगल प्रदेश ही समझा जाता था। आगे मैं बात करूं जिसका मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगर मैं बात करूं मत्स्य की, तो मत्स्य के अंतर्गत जयपुर, अलवर और भरतपुर आते थे। आगे किसकी बात करें हम? मत्स्य की। मत्स्य की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत जो है एक तो जयपुर आता था, एक अलवर आता था और एक भरतपुर। इन तीनों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? मत्स्य। और इस मत्स्य की राजधानी जो थी वो राजधानी थी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर इनकी राजधानी थी। किसकी? मत्स्य जनपद की। विराटनगर क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। आगे मैं बात करूं भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यानी मैं बात करूं सूरसेन के अंतर्गत एक तो धौलपुर है,
भरतपुर है और करौली है। आगे मैं बात करूं, एक जनपद हुआ करता था सूरसेन जनपद। इस सूरसेन जनपद के अंतर्गत जो राजस्थान का क्षेत्र आता था, एक तो आता था भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये सभी की सभी जो है किसके अंतर्गत आते थे? ये आते थे सूरसेन जनपद के अंतर्गत। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कि माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो कांठल कहलाता था। माही नदी। आगे मैं बात करूं, कांठल, माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था माही नदी। माही नदी की आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंतर्गत आता था प्रतापगढ़। और उस प्रतापगढ़ को कहा जाता था क्या? कांठल। और इस कांठल का मतलब होता है नदी की, नदी की जो किनारे हैं, नदी के किनारे, जिसे अपन कांठे कहते हैं, नदी के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र। बसा हुआ जो क्षेत्र था, नदी के किनारे या कांठे पर जो बसा हुआ क्षेत्र था, वो किसके अंतर्गत आता था? कांठल के अंतर्गत। और इसमें जो था, नदी कौन सी बहती थी? माही नदी। और माही नदी के पास जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम था प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। आज वर्तमान में जिला है अपने आप में। आगे मैं बात करूं, 56 गांव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग था, वो 56 का मैदान कहलाता था। आगे मैं बात करूं, 56 का मैदान। 56 का जो मैदान है, इस 56 के मैदान के अंतर्गत एक तो आता था प्रतापगढ़, दूसरा आता था बांसवाड़ा। और इन दोनों क्षेत्रों में क्या था? 56 नदी, 56 गांवों का जो समूह है, 56 गांवों का समूह 56 का मैदान कहलाता था। और ये 56 गांव प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के दोनों के मिलकर के हुआ करते थे, और उसे ही कहा जाता था 56 का मैदान। और ये दोनों मिलकर के क्या होते थे, क्या बनाते थे? 56 गांवों का समूह बनाते थे, जिसे 56 का मैदान कहा जाता था। और ये दोनों प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा जिला है, उन दोनों सीमाओं के आसपास के गांव हुआ करते थे। आगे मैं बात करूं, भैंसरोनगढ़ से लेकर भिजोलिया तक का जो क्षेत्र था, पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। आगे हम बात करें तो एक हुआ करता था ऊपरमाल। क्या? ऊपरमाल। और इस ऊपरमाल की अगर मैं बात करूं, तो इस ऊपरमाल में भैंसरोनगढ़ जो है,
भैंसरोडगढ़ जो है यहाँ से लेकर के, भैंसरोडगढ़ से लेकर जो विजोलिया तक का जो क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है, उस बिजोलिया तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। आगे मैं बात करूं, उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है वो पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। आगे अगला जो है वो है गिरवा। गिरवा की मैं अगर बात करूं तो जो उदयपुर है, उस उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियां थीं, उन पहाड़ियों की अधिकता के कारण वो क्षेत्र कहलाता था गिरवा। तो ये दो चीजें हैं, एक तो ऊपरमाल जो भैंसरोडगढ़ के से लेकर के जो बिजोलिया है, उस बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। ये दोनों जो क्षेत्र थे, चित्तौड़गढ़ का और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र था, ये ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल का एक पठार है। गिरवा उदयपुर के आसपास पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण इसे गिरवा कहा जाता था। आगे मैं बात करूं, जैसलमेर का प्राचीन नाम अगर देखें तो वो मांड था। जैसलमेर के प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं, मांड जो है ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था। जैसलमेर का क्या था? प्राचीन नाम। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है, उस प्राचीन नाम को मांड कहा जाता था। उसके बाद मैं बात करूं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? बागड़। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों का क्षेत्र जो है वो बागड़ कहलाता था। उसके बाद में अगर बात करूं तो हाड़ौती, हाड़ौती की अगर मैं बात करूं तो कोटा और बूंदी का जो प्रदेश है, कौन सा? कोटा प्लस बूंदी, इन दोनों का जो प्रदेश है, इन दोनों का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था? हाड़ौती के नाम से। हाड़ौती के बाद अगर मैं अगली लाइन की बात करूं, हाड़ौती के बाद अगर मैं बात करूं तो अगला आता है शेखावाटी। कौन सा वाटी? शेखावाटी। शेखावाटी। और शेखावाटी की अगर मैं बात करूं तो शेखावाटी के अंतर्गत जो आते थे, एक तो आता है सीकर। कौन सा आता है? सीकर। एक आता है झुंझुनू। कौन सा आता है? झुंझुनू। और एक आता है कौन सा? चूरू। ये किसके अंतर्गत आते थे? शेखावाटी के अंतर्गत आते थे। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता था, या फिर प्रश्न दे देता है, दिया हुआ है प्रश्न, भैंसरोडगढ़ से लेकर के विजोलिया तक का क्षेत्र कहलाता था ऊपरमाल, गिरवा, मांड या फिर वागड़। तो आपको जो करना है वो है ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ से लेकर के विजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। गिरवा की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियों का क्षेत्र है, उस पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण
गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था वो मांड है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस किताब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इसी किताब से इतिहास और कला संस्कृति पूछी जाती है। आगे मैं बात करूं बागड़, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बागड़ के नाम से जाना जाता है। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। सीकर, झुंझुनू और चूरू जो है उसे शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। आगे मैं बात करूं इतिहास के काल विभाजन की, तो इतिहास के काल विभाजन की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। 3 काल कौन कौन से हैं वो आप देख लो एक बार। इस तरह से ये लो 3 हो गए। तीनों में नंबर 1, नंबर 1 प्राक, उसके बाद आद और ऐतिहासिक। नंबर 2 आध युग और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्राक काल, आद काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 कालों में जो है इतिहास को विभाजित किया गया है। वो अब देखते हैं ना, मैं बताया क्या है। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके जो है हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं कि जो लिखित साक्ष्य हैं वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें एक लाइन ये भी लिखो, मानव लेखन कला से, मानव लेखन कला से अपरिचित था। अपरिचित था। इसमें एक लाइन जो है ये है महत्वपूर्ण कि जो लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है और मानव लेखन कला से भी क्या है अपरिचित था, वो लेखन कला के बारे में जानता तक नहीं था। आगे मैं बात करूं, उसके बाद आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु या तो वे स्पष्ट हैं या उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि लिखित साक्ष्य जो हैं हमारे पास लिखित जो साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन लिपि को क्या है पढ़ा नहीं जा सकता। हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन इसकी जो लिपि है उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। उसके बाद मैं बात करूं ऐतिहासिक जो युग है उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो जो तीसरा है
लिखित साक्ष्य जो हैं ये उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं। लिपि को पढ़ा जा सकता है। लिपि को क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। ये इस कालक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कालक्रम है ये प्रारंभ से, जब सृष्टि की रचना हुई थी, प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक इस काल को माना जाता है। आगे हम बात करें, आदि युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक। इस दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व तक। और आगे मैं बात करूं, ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। ये ऑथेंटिक आपके लिए पूरा की पूरा कंटेंट है। प्राक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, मानव लेखन कला से अपरिचित है। आदि युग लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन मानव जो है उस लिपि को पढ़ नहीं सकता। और ऐतिहासिक युग की अगर मैं बात करूं तो इसमें मानव के पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और इनको पढ़ भी सकता है। प्राक काल की अगर मैं बात करूं, प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता तक का जो काल है वो प्राक काल कहलाता है। आदि काल की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर प्राक काल जो है प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता तक का। आदि काल की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक का। और ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का जो काल है वो काल कहलाता है कौन सा? ऐतिहासिक काल। एक बार दोबारा मैं आपके लिए बता दूं, देखिए राजस्थान का इतिहास एक परिचय, हमको ये टॉपिक देखना था। इतिहास का काल विभाजन, बस 2 टॉपिक इसमें हमको पढ़ने थे और हैंड रिटन नोट्स हम आपके लिए बनवा रहे हैं तुरंत। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो उनकी पुस्तक थी, उन्होंने इस राजस्थान के लिए 2 शब्द प्रयोग में लाए। एक तो है रायथान और एक है राजस्थान। अगर मैं राजस्थान की पूरी तरह से बात करूं कि सर्वसम्मति से कम मान लिया गया तो 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का 19 रियासतों को मिलाकर के एकीकरण होता है, उस समय राजस्थान का नाम सर्वसम्मति से मान लिया जाता है। आगे मैं बात करूं, मरु और धर्म, जो जिसे अपन मरुस्थल कहते हैं, जोधपुर संभाग के अंतर्गत ये फैला हुआ था। और जोधपुर संभाग को वर्तमान में मरुस्थल के नाम से जान सकते हैं अपन, जिसके जोधपुर के अलग अलग नाम भी मिलते हैं। एक है मरु, एक मरुवार और एक मारवाड़। मैं बात करूं जांगल की तो इसके अंतर्गत बीकानेर और नागौर का क्षेत्र आता था। और इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए जहां जहां समी, कैर और बबूल के पेड़ दिखाई देते थे वो पूरा की पूरा जांगल प्रदेश कहलाता था। और जांगल का मतलब बीकानेर और नागौर। आगे मैं बात करूं, मत्स्य के अंतर्गत जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो आता था। राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। सूरसेन जनपद की अगर मैं बात करूं
तो इसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र आता था। आगे मैं बात करूं कांठल, माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र जो प्रतापगढ़ आता है वो कांठल कहलाता था। और कांठल जो है कांठे जिसे अपन कहते हैं नदी के किनारे, नदी के किनारे जो हैं वो कांठल कहलाते हैं। प्रश्न यही आता है कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। उसमें से एक ऑप्शन कांठल भी होगा, एक ऑप्शन क्या होगा, कांठल भी होगा और वही राइट आंसर भी होगा। या फिर दूसरा प्रश्न ये हो सकता है माही नदी के किनारे, किनारे ना देकर तो कांठे आएगा, माही नदी के कांठे पर स्थित है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस तरह से चार जो क्षेत्र दे देगा तो आपको राइट आंसर जो करना है वो कौन सा करना है, प्रतापगढ़। आगे मैं बात करूं 56 का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में जो 56 गांव थे उन 56 गांवों को मिलाकर के जो नाम दिया गया वो था 56 का मैदान। आगे मैं बात करूं उपरमाल, उपरमाल के अंतर्गत भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में आता है और विजोलिया जो भीलवाड़ा में आता है, उन दोनों के जो क्षेत्र थे भैंसरोडगढ़ से लेकर के विजोलिया तक के जो क्षेत्र थे वो उपरमाल के अंतर्गत आते थे या उपरमाल के नाम से जाने जाते थे। आगे मैं बात करूं गिरवा, तो उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण ये गिरवा के नाम से जानी जाती थी। आगे मैं बात करूं जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो मांड था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता था वागड़। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता था हाड़ौती। और आगे मैं बात करूं सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है वो कहलाता था शेखावाटी। आगे हम बात करें जो काल है उस काल को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास का जो काल विभाजन है, एक है प्राक काल, दूसरा है आदिकाल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक काल की अगर मैं बात करूं तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे और ना ही मानव लेखन कला से परिचित था, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदिकाल की अगर मैं बात करूं तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन मानव जो है उस मानव लेखन कला को या लिपि को पढ़ नहीं सकता था। आगे मैं बात करूं ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और मानव लेखन कला को भी जान सकता है, लेखन कला से परिचित है और लिपि को पढ़ भी सकता है। प्राक काल की अगर मैं बात करूं तो सृष्टि की जो रचना हुई थी या सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ था तब से और हड़प्पा सभ्यता तक का जो काल है वो प्राक काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो वर्तमान है उस वर्तमान तक जो समय है वो समय को किस काल के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक काल के नाम से। इस तरह से हमने आपको आज पहली क्लास में राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति जो 10वीं क्लास की बुक चलती है उसका वेटेज जो है हर एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास और कला संस्कृति का कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाता है। उस क्लास के हम आपको तुरंत हमारी जो YouTube पर निःशुल्क क्लास है उस क्लास में हम आपके लिए नोट्स बनवा रहे हैं। आप इनको चाहें तो आप लिख सकते हैं और हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस पर इस क्लास की लिंक शेयर कर देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल किराड़ क्लासेज के नाम से ही है, उसको आप ज्वाइन कर लें। मैं एक बार आपके लिए बता देता हूँ, किराड़ क्लासेज के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप अवश्य ज्वाइन करें। कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस नंबर पर। और हमारी जो क्लासें हैं बदस्तूर रहने वाली हैं। आप लगातार इन क्लासों को देखते रहें, पढ़ते रहें। यहाँ से बहुत अच्छा बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा और वो कंटेंट आपको परीक्षा में 100% आएगा, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।